हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जहां हम भारतीय इतिहास के छिपे हुए जेम्स को उजागर करते हैं। आज हम प्राचीन भारतीय टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाएंगे जिसने दुनिया पर गहरा और एक परमानेंट प्रभाव डाला है। इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई प्रणालियों से लेकर धातु विज्ञान तक भारत में तकनीकी प्रगति का एक समृद्ध इतिहास रहा है जिसने आज हमारे जीने के तरीके को आकार दिया है। तो दोस्तों, आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको अपने पूर्वजों के इनक्रेडिबल इनोवेशन की खोज करने के लिए समय के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाते हैं। नंबर 1, एंशिएंट इंडियन इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई प्रणाली। हमारे प्राचीन भारतीय सिंचाई के उस्ताद इंजीनियर थे। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो कुशल और टिकाऊ दोनों थी। मोस्ट फेमस सैंपल में से एक कलानाई बांध है जिसे ग्रैंड एंटीक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। इस बांध ने कावेरी नदी की 1 लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई करने की शक्ति का उपयोग किया और आज भी कार्य करता है। इसकी स्टिक इंजीनियरिंग के साथ यह कोई आश्चर्य नहीं है कि बांध को एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता था और यह मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। लेकिन कलानाई बांध प्राचीन भारतीय सिंचाई प्रणालियों का एकमात्र उदाहरण नहीं है। प्राचीन भारतीय सिंचाई प्रणालियों के कई उदाहरण हैं जो आज भी उपयोग में है। सबसे उल्लेखनीय एक दक्षिण राज्य तमिलनाडु में नहरों, टैंकों और बांधों की प्रणाली है जिसका उपयोग आज भी हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए किया जाता है। इन एंशिएंट इरिगेशन सिस्टम का निर्माण न केवल फसलों के लिए पानी की उपलब्धता कराने के लिए किया गया था बल्कि बाढ़ को कंट्रोल करने और वाटर स्टोरेज के लिए भी किया गया था। यह वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इतनी एडवांस थी कि वे उन क्षेत्रों में कृषि को बनाए रखने में सक्षम थी जहां वर्षा कम होती थी। इस प्रकार उन क्षेत्रों में अन्य के विकास को सक्षम किया जो कभी भी संभव नहीं हो सकता। सिर्फ हमारी सिंचाई प्रणाली ही उन्नत नहीं थी, हमारे प्राचीन भारतीयों को जल चक्र की गहरी समझ थी और इसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए वे जानते थे कि जहां पानी की जरूरत है वहां पानी पहुंचाने के लिए भूमि की प्राकृतिक आकृति का उपयोग कैसे किया जाए और वे जानते थे कि बांध और नहरें कैसे बनाई जाती हैं जो पीढ़ियों तक चलेगी। प्राचीन भारतीय सिंचाई प्रणालियों ने न केवल कृषि में मदद की बल्कि मानव बस्तियों के विकास में भी मदद की है क्योंकि उन्होंने लोगों को उन क्षेत्रों में घर और समुदाय बनाने में सक्षम बनाया जो पहले निर्जन थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे आज भी हमारे जीने के तौर तरीकों को आकार दे रहे हैं। नंबर 2, भारतीय धातु विज्ञान। हमारे प्राचीन भारतीय मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान के विशेषज्ञ थे जो लोहा, सोना और चांदी जैसे मेटल्स को निकालने और शुद्ध करने के अपने स्किल के लिए जाने जाते थे। इन्होंने मिश्र धातु और ढलाई के लिए उन्नत तकनीकों का भी विकास किया जिससे उस समय की कुछ सबसे मजबूत और सबसे टिकाऊ धातु की वस्तुओं का निर्माण हुआ। इससे ऐसे हथियारों और औजारों का निर्माण हुआ जो इतनी उच्च गुणवत्ता के थे जो दूर दूर के व्यापारियों द्वारा इनकी मांग की जाती थी। लेकिन यह केवल हथियार और उपकरण नहीं है जिनके लिए प्राचीन भारतीय जाने जाते थे। इन्होंने मेटल्स के काम के लिए एडवांस टेक्निक्स भी विकसित किया जिनका उपयोग जटिल और सुंदर गहने, मूर्तियों और अन्य सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए किया गया था। वे धातुओं की वस्तुओं का विस्तार और सटीकता के स्तर के साथ बनाने में सक्षम थे जो उस समय के अन्य संस्कृतियों से बेजोड़ थी। प्राचीन भारतीय लोहा, सोना और चांदी जैसी धातुओं को निकालने और शुद्ध करने के अपने कौशल के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने धातुओं को गलने और परिकिसित करने की तकनीक विकसित की जो इतनी उन्नत थी। वे ऐसी शुद्धता के साथ धातु का उत्पादन करने में सक्षम थे जो अन्य संस्कृतियों से बेजोड़ थी। इससे धातु की वस्तुओं का निर्माण हुआ जो उस समय उपलब्ध किसी भी चीज की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ थी। लेकिन प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान केवल मजबूत और टिकाऊ धातु की वस्तुओं के निर्माण के बारे में नहीं था, यह धातु की ऐसी वस्तुओं के निर्माण के बारे में भी था जो सुंदर और जटिल थी। हमारे प्राचीन भारतीयों द्वारा बनाई गई धातु की वस्तुएं न केवल कार्यात्मक बल्कि सुंदर भी है और वे आज भी कला और शिल्प कौशल को प्रेरित करती है। नंबर 3, इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी। प्राचीन भारतीय चिकित्सक जिसे आयुर्वेद के रूप में जाना जाता है हजारों वर्षों से प्रचलित है और आज भी इसका उपयोग किया जा रहा है। भारतीय सर्जन सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है और राइनोप्लास्टिक सहित उनकी सर्जिकल तकनीक अपने समय से आगे थी। उनकी सर्जिकल मेथड इतनी एडवांस थी कि यह कहा जाता था कि वे ऐसी सर्जिकल प्रोसेस
कर सकते हैं, जो आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले समय में कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी नहीं जिसके लिए प्राचीन भारतीय जाने जाते थे, उन्होंने चिकित्सा के कई अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति की। उन्होंने आयुर्वेद के रूप में जाने जाने वाली चिकित्सा की एक प्रसंस्कृत सिस्टम को भी डेवलप किया, जो आज भी व्यापक के रूप में उपयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा की एक समग्र प्रणाली है जो शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है। यह प्राकृतिक उपचार के संशोधित पर आधारित है और बीमारी के इलाज को रोकथाम के लिए हर्बल उपचार, आहार परिवर्तन और जीवन शैली में संशोधन के संयोजन का उपयोग करता है। प्राचीन भारतीयों ने सर्जरी के क्षेत्र में भी प्रगति की। प्राचीन भारतीय सर्जनों द्वारा किए जाने वाले मुतबिंद सर्जरी और सिजेरियन सेक्शन जैसे सर्जिकल प्रक्रियाओं के साथ उन्होंने सर्जिकल उपकरणों और तकनीकों का भी विकास किया जो उनके समय से आगे थी। प्राचीन भारतीय सर्जनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सर्जिकल उपकरण आज भी उपयोग में हैं और वे सर्जरी के बारे में हमारे सोचने के तरीके को आकार देना जारी रखते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा ने न केवल चिकित्सा ज्ञान के विकास में मदद की बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुर्वेद के सिद्धांत स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में हमारे सोचने के तरीके को आकार देना जारी रखते हैं और प्राचीन भारतीयों द्वारा की गई सर्जिकल प्रगति सर्जरी के बारे में हमारे सोचने के तरीके को आकार देना जारी रखती है। यह प्रगति आज भी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में हमारे सोचने के तरीके को आकार दे रही है। नंबर 4, भारतीय गणित और खगोल विज्ञान। भारत में गणित और खगोल विज्ञान की एक समृद्ध परंपरा है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों और खगोल बिंदुओं ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट है, जिन्होंने शून्य की अवधारणाओं को प्रस्तावित किया और पृथ्वी के रोटेशन की सटीक गणना की। इनके गणितज्ञ सिद्धांत और खगोलीय गणनाएं इतनी उन्नत थी कि दुनिया के अन्य हिस्सों के विद्वानों ने उनका अध्ययन किया और उन्हें अपनाया। लेकिन केवल आर्यभट्ट ही नहीं, प्राचीन भारतीयों ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई अन्य योगदान दिए। उन्होंने पाई के मान और त्रिकोणमिति जैसे उन्नत गणित अवधारणाओं को विकास किया, जिन्हें बाद में दुनिया के अन्य हिस्से में विद्वानों द्वारा अपनाया गया। उन्हें खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति की। कुछ प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आकाशीय पिंडों और उनकी गतिविधियों का सटीक वर्णन है। प्राचीन भारतीयों ने न केवल गणित और खगोल विज्ञान में प्रगति की बल्कि इसका उपयोग टाइम कीपिंग की एक प्रसंस्कृत प्रणाली विकसित करने के लिए भी किया। उन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा विकसित की, जिससे सटीक कैलेंडर और समय रखने वाले उपकरणों के विकास में मदद मिली। टाइम कीपिंग में इन प्रगतियों ने कृषि, व्यापार और प्राचीन भारतीय समाज के अन्य पहलुओं के विकास में मदद की। प्राचीन भारतीय गणित और खगोल विज्ञान ने न केवल वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में मदद की बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और धर्म के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ प्राचीन भारतीय मंदिरों के खगोलीय संरेखन और उनके निर्माण में प्रयुक्त गणितीय अवधारणाएं इन क्षेत्रों में प्राचीन भारतीय ज्ञान के परिष्कार का प्रमाण है। ये प्रगति आज भी दुनिया और उसमें अपनी जगह को समझने के तरीकों को आकार देना जारी रखती है। नंबर 5, एंसेंट इंडियन आर्किटेक्चर। प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प के उस्ताद थे, जिन्होंने समय की कसौटी पर खरे वास्तुशिल्प चमत्कारों का निर्माण किया। कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से प्राचीन भारतीय मंदिर शामिल है, जो न केवल पूजा के स्थान थे बल्कि वास्तुकला के चमत्कार भी थे। उस टाइम में मंदिरों को जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया था, जो न केवल सुंदर हैं बल्कि प्राचीन भारतीय मिथकों इतिहास की कहानियां भी बताती हैं। उदाहरण के लिए खजुराहो का मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और कोणार्क का सूर्य मंदिर प्राचीन भारतीय महाकाव्यों के दृश्य को चित्रित करने वाली अपनी जटिल नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन भारतीय वास्तुकारों को भी गणित और खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी और उन्होंने इस ज्ञान की उपयोग अपनी इमारतों को सितारों के साथ संरेखित करने के लिए किया। ग्वालियर का मंदिर इसका एक आदर्श उदाहरण है। इसका संरेखन ऐसा है कि विषुव के दिन यानी कि वर्ष के वे दो अक्सर 20 मार्च और 22 सितंबर के आसपास जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है और दिन और रात बराबर होते हैं, तो उन दिनों में सूर्य की किरणें मुख्य द्वार से होकर मंदिर के अंदर स्थित देवी देवताओं की मूर्ति पर पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपने सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।